अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो डॉक्टर स्टडीज़ की तरफ से आपके लिए वीडियो आई है वो है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो कि एक्सियल स्केलेटन को अफेक्ट करती है। एक्सियल स्केलेटन मतलब हमारी बॉडी का एक्सिस। एक्सिस क्या है? अब स्पाइन को एक्सिस बोल रहे हैं, लेकिन इसमें वेरिएबल इन्वॉल्वमेंट होती है पेरिफेरल जॉइंट्स की और नॉन आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स की। इट्स मीन हमारे जॉइंट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, लाइक शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, कुछ भी अफेक्ट हो सकता है। और नॉन आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स का मतलब हमारा कोई जॉइंट कैप्सूल, कोई लिगामेंट, सॉफ्ट टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है, इन चीज़ों की बात हो रही है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक सीरो नेगेटिव डिजीज़ है। सीरो नेगेटिव मतलब कि अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें हमें किसी किस्म का कोई रिएक्शन शो नहीं होता, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल कंसिडर होती हैं ऑलमोस्ट, तो उससे हम बोलते हैं सीरो नेगेटिव। नॉर्मली तो डिज़ीज़ में हमें ब्लड टेस्ट में कोई रिएक्शन शो होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, तो ये सीरो नेगेटिव डिजीज़ है। स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज़ की एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक एसोसिएशन होती है, यानी जिन लोगों में जीन होगा, एक स्पेसिफिक जीन होगा, उन लोगों को ये डिज़ीज़ होगी। अब वो जीन कौन से, आगे उसका जिक्र है। ये मेनली अफेक्ट करती है हमारी स्पाइन को और हमारे एसई जॉइंट को। एसई जॉइंट कौन सा है? सेक्रोइलिक जॉइंट, यानी हमारी सेक्रम जहाँ पे इलिक के साथ मिलती है उसे हम बोलते हैं सेक्रोइलिक जॉइंट, ठीक है। इसमें एज, कौन सी एज के पीपल सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं? 20 to 30 के। और अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो मेल में ये डिजीज़ ज़्यादा कॉमन है। ऑलमोस्ट 3 मेल्स अफेक्ट होंगे तो 1 फीमेल होगी। ऑलमोस्ट 90% जो पेशेंट्स होते हैं उनमें HLA-B27 जीन है एक। अगर ये जीन प्रेजेंट होगा तो उनमें से 90% लोगों को ये डिज़ीज़ होगी, ऑलमोस्ट 10% सेफ होंगे। तो अब पता चल गया जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन किस तरह से है। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो सिम्टम्स इसमें आते हैं, बैक पेन है। बैक पेन किस तरह की होगी कि रिकरिंग होगी, यानी आए दिन ये एक मामूल बन जाएगा कि पेशेंट को बैक पेन रहेगी। और बैक पेन हमारी जो है वो रेडिएट करेगी बटक्स में, थाइज़ में। इन पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग बहुत शदीद पेन होगी और आफ्टर इनएक्टिविटी, मोस्टली तो हम देखते हैं जब हम थके होते हैं हम काम छोड़ देते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस डिज़ीज़ में एक ऑपोजिट साइन है, ठीक है। इसमें क्या है कि वो जब इनएक्टिव होगा तो उसकी पेन बढ़ जाएगी। इसका मतलब उसे काम करते रहना है, उसे चलते फिरते रहना है, रेस्ट नहीं करनी, ठीक है। चेस्ट पेन की अगर हम बात करें तो पेशेंट को चेस्ट पेन भी है। चेस्ट पेन क्यों है? क्योंकि उसकी कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, यानी हर चीज़ की एक रीज़न है। तो कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स नाम से पता चल रहा है। कोस्टो वर्ड हमारे पास रिब्स के लिए यूज़ हो रहा है, वर्टिब्रा का वर्ड हमारी वर्टिब्रल बॉडीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो जो जॉइंट हमारी रिब्स के साथ वर्टिब्रल बॉडीज़ का बनेगा, उस जॉइंट की अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो उससे हमारी ब्रीदिंग अफेक्ट होगी। जब हम पेशेंट सांस लेगा उस जॉइंट पे अफेक्ट आएगा तो चेस्ट पेन होगी। हील पेन क्यों है? क्योंकि प्लांटर fasciitis है। प्लांटर fasciitis से आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो नॉन आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व थे वो इस तरह से शो हो रहे हैं। पेशेंट ऑल टाइम फटीग्ड रहेगा, ठीक है। उसमें सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस होगी। ओस्टियोपोरोसिस सबको अच्छे से पता है। ओस्टियो वर्ड बोन के लिए, पोरोसिस शो करता है कि बोन्स पोरस हो गई हैं। तो सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस वो होता है जो किसी डिज़ीज़ के रिस्पॉन्स में हमारे पास ओस्टियोपोरोसिस होती है। डाइट यानी हम अच्छी लेते हैं, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, लेकिन हमारी जो डिज़ीज़ है वो हमारी बोन्स को पोरस कर रही है। तो ओस्टियोपोरोसिस की वजह से हमारी वर्टिब्रल बॉडीज़ क्या हो जाएंगी? पोरस हो जाएंगी, और उसकी वजह से में फ्रैक्चर्स का रिस्क जो है वो इन्हांस हो जाएगा। 40% पेशेंट्स जो होते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में उनको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, यानी उनमें जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, सब जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उनमें एओर्टिक रिगर्जिटेशन होती है पेशेंट्स में। एओर्टिक रिगर्जिटेशन के आगे मैं पिक्चर दिखाती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंटीरियर यूवाइटिस होता है, उनमें मूवमेंट्स ऑल डायरेक्शंस में रिस्ट्रिक्ट है, यानी बैक पेन है, चेस्ट पेन है, हील पेन है, जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, आई का इन्फेक्शन है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, और मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्टेड हैं ऑल डायरेक्शंस में, क्योंकि स्पाइन इन्वॉल्व है ना। हमारी अगर स्पाइन इन्वॉल्व होगी, एक्सियल स्केलेटन की डिजीज़ है, तो मूवमेंट्स तो रिस्ट्रिक्ट होंगी। हमें पास टेंडरनेस होगी तमाम बोनी प्रोमिनेंसिस पे। टेंडरनेस का मतलब क्या होता है? टेंडरनेस का मतलब होता है पेन ऑन टच, ठीक है, यानी जब हम टच करते हैं पेशेंट को, उसको हमारे टच करने से पेन होगा। वो कौन सी जगह पे? आइलिक क्रस्ट पे, स्क्यूल ट्यूबरोसिटी पे, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीरियर यूवाइटिस की पीछे बात हुई थी। तो एंटीरियर यूवाइटिस होते हैं हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है फ्रंट पार्ट ऑफ आई की,
ये आपको रेड कलर में दिखाया गया है कि किस तरह से हमारी आई का इन्फेक्शन हो गया और वो रेड हो गई है। दूसरी तरफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारी ये एओर्टा शो की गई है और एओर्टा के जो वॉल्व है वो प्रॉपर्ली क्लोज़ है। जब वॉल प्रॉपर्ली क्लोज़ है तो ये तो एक हो गया नॉर्मल फिनोमेना, लेकिन नीचे वाली पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि वॉल्व थोड़ा सा ओपन है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड एओर्टा में जब जाता है तो वो लीक आउट करके बैक फ्लो करता है। बैक फ्लो होता है तो इसको हम बोलते हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन का वर्ड ही बैक फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे ऐसे पेशेंट्स में, उनका एक्सरे कराएंगे। एक्सरे में हमें क्या चीज़ नज़र आएगी, हमारे पास एसआई जॉइंट जो होगा वो इरेगुलर होगा, यानी सैक्रोइलियक जॉइंट इरेगुलर होगा, जॉइंट में नैरोइंग होगी, जॉइंट फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक जो मोस्ट कॉमन फीचर है वो है सिंडेस्मोफाइट्स। सिंडेस्मोफाइट्स अब क्या होते हैं कि पेशेंट के जो स्पाइन है ना उसके दरमियान जो लिगामेंट्स होते हैं वो कैल्सीफाई हो जाते, कैल्सिफिकेशन हो जाती है। तो जब हम एक्सरे कराते हैं उसमें पेशेंट के लिगामेंट्स प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। नॉर्मली इतने लिगामेंट्स प्रोमिनेंट नहीं नज़र आते, हम एक्सरे में सिर्फ बोन्स को देख सकते हैं, लिगामेंट्स नहीं देख सकते, लेकिन इस केस में हमें लिगामेंट्स भी नज़र आएंगे क्योंकि इनकी कैल्सिफिकेशन हो गई है, तो सिंडेस्मोफाइट्स बन गया ना मतलब। और इस अपेयरेंस को हम एक नाम देते हैं ट्रैम लाइन अपेयरेंस, ठीक है। एक्सरे में बेसिकली हमें क्या नज़र आया कि जॉइंट स्पेस नैरो हो गई है, वर्टिब्रा ऐसी जॉइंट रेगुलर है, फ्यूज़ कर गए हैं जॉइंट्स। इसके अलावा हमारे पास ट्रैम लाइन अपेयरेंस है। वर्टिब्रास की स्क्वेयरिंग हो गई, यानी वर्टिब्रास नॉर्मली स्क्वेयर्ड शेप नहीं होते, लेकिन मैं अभी पिक्चर दिखाती हूँ आपको कि वर्टिब्रा स्क्वेयर शेप हो जाएंगी। इरोसिव चेंजेस मतलब हमारा जो प्यूबिक सिम्फसिस है वहाँ से हमारी बोन एरोड, यानी जिस तरह जंग लग जाता है ना इस तरह से हमारी बोन वहाँ से भुरना शुरू हो जाएगी। हम डेक्सा स्कैन कराते हैं, डेक्सा स्कैन मतलब बोन मिनरल डेंसिटी के लिए स्कैन कराते हैं। हमें पता चलता है कि वहाँ पे पेशेंट की फ्रेजिलिटी, उसकी बोन्स बहुत वीक हो गई हैं क्योंकि सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस हो गई ना ऐसे पेशेंट्स में। अब ये पिक्चर देखें, पिक्चर में ये आपको लाइन जो नज़र आ रही है ना इस वाले एक्सरे में, ठीक है, जो हमारे पास वीडियो में लेफ़्ट साइड पे एक्सरे है उसमें सेंटर में एक लाइन शो हो रही है, इस लाइन को हम कहेंगे ट्रैम लाइन। ये क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे लिगामेंट था और लिगामेंट की कैल्सिफिकेशन हो गई। लेकिन जो राइट साइड पे पिक्चर है उसमें देख रहे हैं एक हमारी स्पाइन इस तरह से शो हो रही है, स्क्वेयर्ड शेप है वर्टिब्रास की। वर्टिब्रास नॉर्मली ऐसा नहीं होता स्क्वेयर्ड शेप, अगर आप नॉर्मल एक्सरे देखें ना तो उसमें ऐसा नहीं होता, ये स्क्वेयर्ड शेप हो गए हैं और एक बांस जैसे गन्ना नहीं होता उस तरह की हमें नज़र आ रहा है। तो गन्ना तो सबने देखा होगा, उस तरह की शक्ल आ रही है इसकी कि एक बैम्बू शेप, इसके लिए हम इसीलिए हम इसका वर्ड यूज़ करते हैं कि हमारी स्पाइन इसमें बैम्बू शेप हो जाती है, ठीक है। एंटीरियोवाइटिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एओर्टिक रिगर्जिटेशन का, बैम्बू स्पाइन और ट्रैम लाइन, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ESR और CRP अगर हम कराते हैं टेस्ट तो ये यूजुअली तो रेज्ड होते हैं, लेकिन नॉर्मल भी हो सकते हैं कुछ लोगों में। ऐसे लोगों में एंटीबॉडीज़ नहीं होती, यानी हम जब टेस्ट कराते हैं तो एंटीबॉडीज़ हमें किसी किस्म की शो नहीं होती हैं। क्यों नहीं शो होती एंटीबॉडीज़, इसीलिए तो हम उसको कहते हैं सीरो नेगेटिव डिजीज़ है। मैनेजमेंट की अगर बात करें, हमने साइन एंड सिम्टम्स को देख लिया, डिजीज़ है क्या उसे देख लिया, इन्वेस्टिगेशंस देख ली हैं, अब आती है बात मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम पेशेंट की पेन को रिलीव करेंगे सबसे पहले, उसके लिए हम उसे NSAIDs देंगे, हम उसको anti-TNF थेरेपी, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की अगेंस्ट जो थेरेपी है वो देंगे, सल्फासैलाजीन को यूज़ करेंगे। क्यों देंगे, ताकि जो पेरिफेरल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है उसे ख़त्म किया जाए। हम लोकल स्टीरॉइड्स देंगे, लोकल स्टीरॉइड्स हमारे पास प्लांटर फिशाइटिस के लिए होंगे, ओरल स्टीरॉइड्स हमारे आई इन्फेक्शन को यानी एंटीरियर यूवाइटिस को ट्रीट करने के लिए होंगे। और हम पेशेंट की चूँकि उनकी हर डायरेक्शन में मोबिलाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड थी, जॉइंट्स इन्वॉल्व थे, तो हम उनकी मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस कराएंगे। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पेशेंट की पेन को रिलीव करने के लिए हम फिजियोथेरेपी में क्या कर सकते हैं, टेंस यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड और हॉट पैक्स यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा हम उनकी मोबिलिटी जॉइंट्स को मोबिलाइज़ करते रहेंगे, ऐसे जॉइंट को, स्पाइन को, पेरिफेरल जॉइंट्स को, हम उनको करेक्ट पोस्चर गाइड करेंगे, उनके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे। उनकी चेस्ट पेन थी, हम उनको ब्रीदिंग का करेक्ट पैटर्न गाइड करेंगे, हम उनकी पोस्चर को करेक्ट कराएंगे। उनकी कोर स्टेबिलिटी में हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज मोस्ट कॉमनली आ जाती है। हम उनको एम्बुलेट करने का तरीका सिखाएंगे क्योंकि उनकी नी जॉइंट, हिप जॉइंट सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा, तो चलने में मुश्किल है, तो हम उनको एम्बुलेट करना सिखाएंगे कि क्या आप वॉकर ले लें, स्टिक ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। हम उनकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे कि आपने वॉशरूम जाने तो कमोड यूज़ करना है, स्टेयर्स यूज़ नहीं करनी, वॉकिंग स्टिक्स यूज़ करनी है, अपने लिए प्रॉपर अपने बेड को
लो बेड नहीं यूज़ करनी, ऐसा बेड यूज़ करना है जिसकी हाइट प्रॉपर हो। थैंक यू सो मच। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।